ओके, सो नाउ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आपके स्क्रीन पे मैंने पेज शेयर किया है एनसीईआरटी का, है ना। Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist materials and devices used in electric circuit where the proportionality of V and I does not hold. The deviations broadly are one or more of the following types. V ceases to be proportional, जो फिगर 1 दिया हुआ ये वाला, V ceases to be proportional। देखो फिगर नंबर 3.5 देखो, the dashed line represent the linear Ohm's law and the solid line is voltage V versus current I for a good conductor। तो पहला डेविएशन या जो लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या है बेटा, V इज इक्वल्स टू आर आई और V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है ना। Ohm's law is not a fundamental law. Ohm's law is not a fundamental law like Newton's law of gravitation या फिर like conservation of energy या फिर law of thermodynamics. So for a good conductor, कंडक्टर के लिए हम वोल्टेज V वर्सेस I का अगर ग्राफ प्लॉट करें तो जो थ्योरेटिकल ग्राफ है वो इस तरह का आना चाहिए, V प्रोपोर्शनल टू I का। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बेटा कुछ ऐसा आता है, ये ऐसा आता है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसा कुछ आता है। बता सकते हो ऐसा कुछ क्यों आ रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये डेविएशन क्यों आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं आता कंडक्टर के लिए जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। तो जब कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो, जैसे आपने यहाँ पे भी अप्लाई किया और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो कांस्टेंट करंट नहीं बनता। यहाँ पे जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसके स्लोप की बात कर लूं तो इट इज डेल्टा V अपॉन डेल्टा I एंड द रेजिस्टेंस विल बी डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। तो जैसे जैसे हम इधर पे जा रहे हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बताओ जरा, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। जैसे जैसे कर्व ऐसी जा रही है इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, डेल्टा आई कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, सिंस ऑन इंक्रीजिंग V हीट इज प्रोड्यूस्ड या टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट प्रोड्यूसेस एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं रह पाता, इसलिए जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस तरह की कर्व वाला मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस, है ना। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए बेटा। ये समझ गए कि ऐसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसा क्यों मिलता फॉर द गुड कंडक्टर। फिर ओम्स लॉ सिर्फ कंडक्टर्स के लिए ही वैलिड है। दूसरा देखो अभी यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन वी आई डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी एंड आई। इन अदर वर्ड, if I is a current for certain V, then reversing the direction of V keeping magnitude fixed does not produce the current on the same magnitude। ये किसके लिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये हम लोग सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो करंट का डायरेक्शन बदलने से मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन वी आई डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी। बैटरी की पोलैरिटी बदल दोगे तो करंट का डायरेक्शन भी बदलता है। if I is the current for a certain V, then reversing the direction of V keeping its magnitude fixed does not produce the current of the same magnitude। okay, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये जो लिमिटेशंस है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग, जरा स्क्रीनशॉट लो इस पेज का,
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या बेटा? ठीक है ना। तो जो दूसरा लिमिटेशन है, मतलब एक्चुअल में कंडक्टर के लिए, मतलब कि रेजिस्टेंस के लिए खासकर, सेकंड लिमिटेशन अगले पेज में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड लिमिटेशन, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन को इस तरह से समझ लो, देखो अगर मान लो बेटा ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, सपोज दिस इज द बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब लगा दी हमने, और अगर मैं यहाँ पे, बल्ब मतलब रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे बैटरी हमने इस तरह से लगा दिए, बल्ब ग्लो करेगा, करंट फ्लो होगा, है ना, जैसे ये भी है। समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो ये है 20 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पे करंट 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। सो नाउ रेजिस्टेंस विल बी V अपॉन I, अगर करोगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे, इट इज ऑफ 5 ओम। एंड नाउ देयर इज अ ग्लो इन बल्ब। बल्ब मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। बल्ब मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को बदल दूं तो भी उतना ही ग्लो आएगा, समझ गए कि नहीं? तब भी यहाँ पर उतना ही ग्लो आएगा। यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं हम लोग, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, सेम बल्ब है, मैंने यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को बदल दिया, करंट का डायरेक्शन बदला, बैटरी 20 वोल्ट की है, ये रेजिस्टेंस स्टिल इट इज 5 ओम, करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही है, सेम है 2 एम्पियर का, एंड द ग्लो ऑफ बल्ब इज अगेन सेम। मतलब बैटरी की पोलैरिटी बदलने से करंट के मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सिंपल आपका रेजिस्टेंस है, ये सिंपल आपका अगर रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ये सिंपल रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे आपने इस तरह से बैटरी लगा दिए, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, तो यहाँ पे भी और ये आई, ये रेजिस्टेंस अगर आर है, ये मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी लगाए, तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, V by R, इट इज 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। पर वहाँ पे 4 एम्पियर का करंट, ठीक है। ये अगर 5 ओम का है तो ये 4 एम्पियर का करंट आएगा V by R से। और अगर मैं बेटा इसको पलट के भी लगा देता हूँ यहाँ पे, मतलब बैटरी की पोलैरिटी अगर हम लोग रिवर्स कर दें, ऐसे ही कर दें, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा, लेकिन करंट का मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या यहाँ पे, अगर रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं तो अगेन दिस इज इक्वल टू 5 ओम, सब कुछ वही है, तो यहाँ पर भी जो करंट की वैल्यू आएगी अगेन V डिवाइडेड बाय R, इट इज ऑफ 4 ओम, 4 एम्पियर सॉरी। तो रेजिस्टेंस में आप बैटरी की पोलैरिटी को बदल भी देते हो तो करंट के मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता। ये रेजिस्टेंस के साथ में होता है, ये रेजिस्टेंस के साथ में, जैसे मान लो रेजिस्टेंस कॉइल है, तो आप कैसे भी लगा दो, इसको प्लस से कनेक्ट कर दो, ये वाले एंड को माइनस से कर दो, या इसको प्लस से कर दो, इसको माइनस से कर दो, इसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस में। समझ गए कि नहीं? इसकी वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस की वर्किंग पे। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? हाँ बोलो। लेकिन अगर हम डायोड में लगा देते हैं तो फिर ये पूरी वर्किंग ही बदल जाती है। पेज नंबर 3 पे आते हैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट लो, ले लिए क्या? पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 देखो अभी ना, अगर हम, वही सेकंड पॉइंट चल रहा था, ये डायोड होता है, ये दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। अगर बैटरी ऐसे लगाए हमने, तो अभी जो करंट है, ये V वोल्ट की बैटरी लगाए, अभी I1 करंट फ्लो हो रहा है,
ठीक है, और अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को बदल दूं, ठीक है, ये पी एंड, ये एन एंड, ये पी एंड, ये एन एंड, अगर बैटरी की पोलैरिटी को मैं रिवर्स कर दूं तो करंट की वैल्यू I2 है, बैटरी भी वोल्ट की है, तो यहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2, यहाँ पे ज्यादा करंट फ्लो होता है, यहाँ पे कम करंट फ्लो होता है। मतलब रेजिस्टेंस में कहानी अलग थी, यहाँ पे कहानी अलग हो गई पीएन जंक्शन डायोड में। तो ये वैलिड हुआ क्या, मतलब बैटरी की पोलैरिटी बदलने से करंट की वैल्यू बदल गई, बैटरी का साइन बदलने से करंट का मैग्नीट्यूड उतना नहीं रहा, रेजिस्टेंस में रहता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इधर पे करंट मिली एम्पियर पे है, मान लो ये वाले एंड को प्लस और ये माइनस हमने लिए, ठीक है, ये वाले केस को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस और ये वाले केस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायस। तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है, ये आपने वोल्ट में अप्लाई किया, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा एंड करंट विल बी इन माइक्रो एम्पियर रेंज, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए और ये किसके लिए, यहाँ पे रिवर्स बायस के लिए। लेकिन जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल में आएगा, हम लोग बस लिमिटेशंस देख रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पे ही बताया आपको। मतलब डायोड में एक डायरेक्शन में तो ओम्स लॉ की वैल्यू अलग आ रही है, रेजिस्टेंस को अपोजिट में पलट के लगा रहे तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आ रही है। मतलब ओम्स लॉ हर कहीं पे वैलिड नहीं है, हर कहीं पे वैलिड नहीं है एक जैसा, ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, गुड कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, स्मॉल वेरिएशन इन टेम्परेचर के लिए, ठीक है, इसलिए फंडामेंटल लॉ नहीं है। फंडामेंटल रहता तो ये हर कहीं पे एक जैसा वैलिड रहता। समझ गया कि नहीं, समझ गया बेटा, कोई डाउट, समझ गया कि नहीं, क्योंकि आपने इसके डायरेक्शन बदल दिए, मतलब ये वाले डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम है और ये वाले डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कैसा आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं बेसिकली। ओम्स लॉ वैलिड नहीं, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान लेते हैं। ये हो गई इसकी सेकंड लिमिटेशन। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज को। सर हाँ बोलो सर, यहाँ पे I1 इज ग्रेटर देन I2 आपने यहाँ सपोज किया क्या? नहीं, ये यहाँ पर से देख के पता चल रहा है ना, इधर का करंट ये वाला I2 है और ये वाला करंट I1 है, ये मिली एम्पियर की रेंज पे, ये माइक्रो एम्पियर की रेंज पे। ये मैंने बताया ना बेटा, जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे ना तब डिटेल में आएगा कि ऐसा क्यों होता है, बस अभी इतना ध्यान रखो लिमिटेशन के लिए, है ना। ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया, ले लिया क्या? यस सर। क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? नेक्स्ट है फिर थर्ड लिमिटेशन, देखो, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। यूनिक मतलब एकदम प्रोपोर्शनल वाली नहीं है। देयर इज अ मोर वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। जैसे यहाँ पे थर्ड वाला फिगर देखो, वेरिएशन ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ गैलियम आर्सेनिक मटेरियल, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। मतलब कि सेम V की वैल्यू के लिए अलग अलग करंट, the relation between V and I is not unique, there is more than one value of V for the same current, same current के लिए अलग अलग V की वैल्यू मिल रही, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना, ठीक है। ये अगला जो ग्राफ है उसके बारे में बता रहा है कि जो रिलेशन है V और I की वो यूनिक नहीं है। यूनिक रहती, यूनिक का मतलब समझ गए, वोल्टेज की एक वैल्यू के लिए करंट की एक ही वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू, करंट की एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की दो तीन वैल्यू मिल रही है ना, समझ गए। तो ये इस पेज का स्क्रीनशॉट लिए क्या आप लोगों ने, ये वाले पेज का एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लिए? यस सर। ठीक है, मैं स्टॉप शेयर करके इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। मतलब जो थर्ड पॉइंट आएगा इसकी लिमिटेशन का, रिलेशन बिटवीन V and I is not यूनिक,
ठीक है, मतलब कि अगर ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है बेटा, यहाँ पे इधर पे करंट और इधर पे वोल्टेज वोल्ट में लिए हमने, और ये ऐसा कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसा कुछ इसका ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, तो करंट की एक वैल्यू के लिए वोल्टेज की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ये किसके लिए? और गैलियम आर्सेनिक के लिए। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। देखो, ये करंट की एक वैल्यू आई नॉट, उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की दो वैल्यू मिल रही है। पॉसिबल है ऐसा क्या? जबकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V equals to Ri, this is by Ohm's law, only one value of V is possible for one value of current, possible for one value of I की एक वैल्यू के लिए एक ही V की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे I की एक वैल्यू के लिए V की दो दो वैल्यू मिल रही है। समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो, समझ गए? I की एक वैल्यू के लिए V की दो दो वैल्यू मिल रही हैं, है ना? तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो मटेरियल एंड डिवाइसेस नॉट ओबेइंग ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3.3 आर एक्चुअली वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन दिस and a few subsequent chapters. However, we will study the electrical current in the material that obey Ohm's law. तो हम लोग यहाँ पे जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले। समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट है फिर कार्बन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हेडिंग आएगी कार्बन रेजिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पेज नंबर 4। तो लिमिटेशन समझ गए इसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की लिमिटेशन समझ गए। इवन कंडक्टर के लिए भी प्रोपोर्शनलिटी जो है ना, वो मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, जो कंडक्टर है वो गर्म होता है और उसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I नहीं रह पाता है ना। फिर सेमीकंडक्टर में आप रिवर्स करते हो वोल्टेज को, तो करंट की वैल्यू बदल जाती है वहां पे। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिसमें यूनिक नहीं है V और I की वैल्यू, क्योंकि ओम्स लॉ से ये तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V की एक वैल्यू के लिए करंट की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, करंट की एक वैल्यू के लिए V की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखने का है। ठीक है, तो हर कहीं पे आप ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ये इसके ड्रॉबैक हो गए या लिमिटेशंस हो गए। ठीक है, ड्रॉबैक ना बोलेंगे हम, लिमिटेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लो बेटा इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर वो नीचे में क्या लिखा है? गो एज, अरे गैलियम आर्सेनिक, गैलियम आर्सेनिक एक मटेरियल है ये। हाँ ओके सर। उसके लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है, इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ना, वैसे ही है। ठीक है, ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा? हेलो, यस सर ले ली। नेक्स्ट है फिर कार्बन रेजिस्टेंस, पेज नंबर 5। तो ये थी लिमिटेशंस इसकी, पेज नंबर 5। कार्बन रेजिस्टेंस, ठीक है, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो कार्बन रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ। इस तरह के रेजिस्टेंस देखा तुम लोगों ने? हेलो, यस सर। यस सर, कहाँ पे देखा? Yes. कहाँ पे लगे रहते ये? रजिस्टर पर। सर्किट में सर कोई भी। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ना, उनमें लगे रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे। ठीक है, ये इस तरह के देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे लगे रहते हैं ऐसे, ये है ना। यस सर। बहुत यूज होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिख जाएगा। ये मोबाइल का चार्जर तोड़ के देखना, उसके अंदर भी दिखेगा। रिमोट तोड़ के देखना, उसके अंदर भी दिखेगा। मोबाइल तोड़ के देखना, उसके अंदर भी दिखेगा। तो हर कहीं पे दिखेंगे ये, है ना।
सही, ठीक है। कैपेसिटर नहीं होते हैं ना? नहीं, ये कैपेसिटर नहीं है, ये कार्बन रेजिस्टेंस है। ये कार्बन रेजिस्टेंस मतलब इनके अंदर ये देख यहाँ पे कलर बैंड ऐसे बने होते हैं और इसके अंदर जो है ना रेजिस्टेंस मटेरियल जनरली कार्बन कंपोजिशन होता है और इंसुलेशन कोटिंग होती है और लेड वायर बाहर से लगा देते हैं, ठीक है। लीड्स है मतलब वायर लगा देते हैं, कंडक्शन वायर। तो ये एक्चुअल में ना जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, नॉर्मल रेजिस्टेंस जैसे नाइक्रोम वायर वाला रेजिस्टेंस है वो तो गर्म होगा, हीट जनरेट करेगा, एनर्जी लॉस होगी, लेकिन ये कम गर्म होते हैं, ये है ना, गर्म नहीं होते उतने ज्यादा, समझ गए कि नहीं। ये उतने गर्म नहीं होते, ये इनका बेनिफिट है, गर्म नहीं होते ये ज्यादा, ठीक है ना। और करंट को कंट्रोल कर देते, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर देते विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। होती है एनर्जी का लॉस लेकिन कम होती है, जितना नॉर्मल रेजिस्टेंस में होती है उससे कम होती है, समझ गए कि नहीं। हेलो, जितना नॉर्मल रेजिस्टेंस में होती है उससे कम होती है, ठीक है। जितना नॉर्मल रेजिस्टेंस में होती है उससे कम होती है, ये सब कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा, समझ गए। इसमें बैंड ये जो बैंड बने ना, ये बैंड क्यों बने इसमें, ये सर वो ओम्स बताते हैं कितने ओम की। काय के लिए बनाए, वैसे डिजाइन के लिए बना दिए कि इनका कुछ मीनिंग होती बैंड्स की। नहीं, ये जो बैंड बने ना ये कोड है एक प्रकार से, कार्बन कोडिंग हम इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस के लिए। इससे पता कर सकते हैं अपन कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये बाहर इंसुलेटर है, अंदर कार्बन कंपोजिशन होता है और इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि इनका रेजिस्टेंस आप इस कलर बैंड के अकॉर्डिंग, कलर बैंड से आप इनका रेजिस्टेंस बता सकते हो कि कितना होगा, समझ गए, समझ गए कि नहीं। कलर बैंड से आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पे कोडिंग पहले इसकी बता देता हूँ, कलर कोडिंग इसकी, और वो फिर आप याद रख सकते हो, है ना। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के लिए ना मैं स्क्रीन शेयर ले रहा हूँ एनसीईआरटी के पेज का, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या। हाँ सर। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट अभी इसको लर्न करवा देता हूँ, है ना, पूरा टेबल। टेबल लर्न करने का तरीका ये है, ध्यान देना, कलर कोडिंग। अब इसमें कलर कोडिंग, कलर कोडिंग के लिए याद रखो बी रॉय, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कलर, यहाँ पे ले रहे हैं उसके लिए नंबर, फिर यहाँ पे आता है मल्टीप्लायर, ठीक है। कलर सबसे पहले ब्लैक कलर, फिर आएगा ब्राउन कलर, फिर होगा रेड कलर, फिर है ऑरेंज, फिर है येलो, फिर है ग्रीन, फिर है ब्लू एंड वायलेट एंड देन ग्रे और व्हाइट, ठीक है। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। फिर इनके जो मल्टीप्लायर होते हैं 10 टू द पावर 0 मतलब 1, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और 10 to the power 9। तो ये बेटा कलर कोडिंग है इसकी। तो कलर कोडिंग को याद रखने का तरीका क्या हो गया, आसान तरीका। देखो मैंने तुमको एक ट्रिक बता दिया यहाँ पे, इस कलर कोडिंग को याद रखने के लिए क्या तरीका है यहाँ पे, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ।
इस तरीके से आप इसकी कलर कोडिंग को याद रख सकते हो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब इसमें दो बैंड और होते हैं, सिल्वर कलर और गोल्डन कलर। ठीक है, लेकिन वो टॉलरेंस बताते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मान लो गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर के लिए मल्टीप्लायर होता है 10 टू द पावर -1 और सिल्वर कलर के लिए 10 टू द पावर -2। इसके अलावा परसेंटेज टॉलरेंस, परसेंटेज टॉलरेंस अगर गोल्डन कलर का बैंड है तो 5% और अगर सिल्वर कलर का बैंड है तो 10% एंड नो कलर, कोई भी कलर नहीं है तो 20% का टॉलरेंस होता है। तो ये कोडिंग है इसकी, है ना? तो कोडिंग ध्यान रखना, मैंने नंबरिंग बता दिया है। मतलब अगर आप वो बी रॉय को याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो सबसे पहला वाला बी है ना वो ब्लैक कलर के लिए है, दूसरा वाला बी ब्राउन कलर के लिए, फिर उसके बाद में बीच में जो आ रहा है एक बी वो ब्लू कलर है। ऐसे ही जी दो बार दिख रहा है आपको, एक बार ग्रीन दिख रहा है ग्रेट के लिए और फिर लास्ट में है ग्रे कलर के लिए। ग्रे के बाद आप व्हाइट पे पहुंच रहे हो, है ना? समथिंग लाइक आप इसको देख लो वेवलेंथ के ऑर्डर पे, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है और फिर वायलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है? सबसे कम होती है। तो उसी ऑर्डर पे यहाँ पे बीच में आप कलर को ध्यान रख सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, समझ गए इसको? अभी बता रहा हूँ ना इनका यूज कैसे करना, बैंड में इनका यूज कैसे करना वो बता रहा हूँ ना। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लियो। क्या बेटा? टॉलरेंस, हाँ वो भी बता रहा हूँ ना, तुम लोग स्क्रीनशॉट तो लो इस पेज का, ले लिए? ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। पेज नंबर 6 पे आते हैं हम लोग अभी। पेज नंबर 6 पे अभी मैं जैसे यहाँ पे एक कार्बन रेजिस्टेंस बनाता हूँ, ठीक है? Now this is page number 6। मैंने एक कार्बन रेजिस्टेंस बना दिया बेटा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने। ये बैंड बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे 3 बैंड ये है और 4th बैंड ऐसा दूर बना हुआ है। ये पहला वाला जो बैंड है ये रेड कलर है, दूसरा वाला जो बैंड है ये ब्लू कलर है और ये वाला सपोज ग्रीन कलर है, ये वाला मान लो सिल्वर कलर है। ठीक है, ये इस तरह के बैंड बने हुए हैं यहाँ पे कार्बन रेजिस्टेंस में। ठीक है बेटा, कार्बन रेजिस्टेंस में ये बैंड बने हुए। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखोगे बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे। रेजिस्टेंस तो पहला वाला जो बैंड है ये वाला, ये क्या बनाएगा यहाँ पे? इट इज फर्स्ट डिजिट। ये वाला जो बैंड है ये बनाएगा सेकंड डिजिट और थर्ड वाला बैंड आएगा मल्टीप्लाई करके, ये बनाएगा मल्टीप्लायर। और इसके बाद जो टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस, ये क्या आएगा यहाँ पे? इसका टॉलरेंस। ठीक है, फिर आएगा टॉलरेंस। तो इसमें अब अगर देखो रेड कलर के लिए क्या आएगा यहाँ पे? ये वाला जो कलर ये कौन सा है यहाँ पे? ये रेड है, तो रेड के लिए हो गया 2, सेकंड डिजिट ब्लू। ये वाला जो कलर है ये कौन सा है यहाँ पे? दिस इज फॉर ब्लू। कितना आ गया बेटा? 6 इंटू, फिर ग्रीन कलर ये वाला आपका है ना 5, तो 10 टू द पावर कितना हो गया? 5 ओम। फिर प्लस माइनस, यहाँ पे सिल्वर कलर है तो गोल्डन के लिए कितना परसेंट? 5% और सिल्वर के लिए कितना परसेंट? 10%। एंड नो कलर के लिए 20%। ये टॉलरेंस है। मतलब इसमें ये वाले आंसर में प्लस माइनस कितना परसेंट हो सकता है? कम ज्यादा इसका रेजिस्टेंस प्लस माइनस 10% का रेजिस्टेंस इसमें कम और ज्यादा हो सकता है। ऐसा समझ गया बेटा? तो पहला वाला जो बैंड है ये रेड कलर पहला डिजिट, दूसरा वाला बैंड सेकंड डिजिट,
थर्ड वाला बैंड मल्टीप्लायर, फोर्थ वाला बैंड परसेंटेज टॉलरेंस। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर पर 4 ही बैंड रहेंगे? नहीं, किसी में 3 बैंड भी हो सकते हैं। अब एक और डाउट होता है कि सर 3 ही बैंड दिए हैं, जो फोर्थ वाला बैंड दिया तो कोई इशू है ही नहीं, सिल्वर का या गोल्डन का रहेगा। लेकिन अगर 3 ही बैंड डले हुए वहां पे, तो फिर रेजिस्टेंस कहां से काउंट करोगे? फर्स्ट किसको मानोगे, है ना, और मल्टीप्लायर वाला किसको मानोगे? तो एक चीज ध्यान देना, अगर 3 ही बैंड बने हुए हैं तो वो बैंड एक एंड की तरफ बनते, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बनते, है ना, एक किनारे से बनते। तो आपको काउंटिंग किधर से करनी? हमेशा किनारे से करनी है। ठीक है, समझ गए? यस सर सर। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही करना पड़ेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं ना लेफ्ट हैंड साइड से। आपके पास अगर कार्बन रेजिस्टेंस है तो फिर तो आप उसको कैसे भी लगा सकते हो। एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का। ठीक है, देख अभी। तो ये यहां तक समझ गए आप लोग? हेलो? यस सर। चल ठीक है, मैं यहां से बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिंग है और आप इनको बैंड आप समझ लो, है ना, ये जो रिंग है ना, इनको बैंड आप समझ लो ऐसे। ठीक है? हेलो? यस सर। और फिर ओके, सो मेरे पास ये मैट है, मैं इसमें सपोज ये कार्बन रेजिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट बैंड यहाँ पे अपन ने लगा दिए ऐसा, ये दूसरा बैंड हो गया और ये तीसरा बैंड हो गया ऐसे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कार्बन रेजिस्टेंस है आपका, आप ऐसा भी यूज कर लो या ऐसा कर लो, क्या फर्क पड़ता है? समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर 3 ही बैंड लगे ना, तो ये 3 बैंड लगे हैं तो ध्यान रखना ये बैंड कैसे लगे होते हैं, ये ऐसे पास में लगे रहेंगे ऐसे। तो पहला किसको मानोगे? इसको मानोगे कि इसको मानोगे अगर 3 ही बैंड है तो? ब्लू वाले को। ब्लू वाले को। हाँ, क्योंकि इधर पे देखो गैप कम है, इधर पे गैप ज्यादा। और अगर ऐसा कर दिए तो पहला किसको मानोगे? ब्लू वाले। सर ब्लू वाले को। तब भी ब्लू वाले को मानोगे। तो ये गैप देखना आपको, एक तरफ ज्यादा गैप दिखेगा अगर फोर्थ वाला बैंड नहीं लगा है तो, है ना। और अगर ये फोर्थ वाला है, ये येलो कलर, आप इसको गोल्डन ट्रीट करना, ये गोल्डन कलर है। ये वाला जो बैंड है ये थोड़ा दूर रहता है। अभी समझ गए? यस सर। समझ गए कि नहीं? गोल्डन कलर वाला आया तो तब भी अपन को ब्लू वाला पहला कितना है? नहीं, ये वाला लगा तो ये तो टॉलरेंस के लिए ना, ये तो गोल्डन कलर है मान ले, ये वाला गोल्डन कलर, ये गोल्डन कलर है। तो ये तो फिक्स है, अगर 4 बैंड है ना तो ये गोल्डन रहेगा या सिल्वर रहेगा, बाकी कोई कलर नहीं रहेंगे फिर उसमें। ठीक है, ओके। ये फोर्थ वाला, समझ ये गया। समझ गया ना? ये देख, या तो कोई कलर नहीं होगा यहाँ पे, या तो गोल्डन या सिल्वर रहेगा, इसके अलावा कोई कलर नहीं। और लेकिन अगर 3 ही है तो पहला किसको मानना है? अगर ये है फोर्थ वाला तो फिर तो पहला मानने के लिए कोई दिक्कत ही है नहीं, ये फर्स्ट हो गया, पहला डिजिट ये बन गया, सेकंड डिजिट ये वाला बन गया, और ये मल्टीप्लायर बन गया, और ये हो गया टॉलरेंस। लेकिन ये है ही नहीं, तो ऐसा भी आप रख लो और चाहे ऐसा रख लो, तो फिर यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, ज्यादा गैप। तो फर्स्ट वाला आपको, ये जो किनारे पे ज्यादा दिख रहा, वहां से आपको काउंटिंग चालू करना है। ठीक है, समझ यस गए सर। अभी? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, सर। सर हाँ बोलो। सर 4 से ज्यादा बैंड नहीं रह सकते क्या? नहीं ना बेटा, वो कोडिंग ही उतनी है उनकी, 4 से ज्यादा बैंड नहीं रहेंगे। सर हाँ बोलो। सर अगर 3 कलर है और एक साइड में कुछ भी नहीं रहा तो वहाँ पे प्लस माइनस टॉलरेंस 20% लिखेंगे ना? हाँ, अगर कुछ भी नहीं रहा तो प्लस माइनस 20% लिखेंगे। ठीक है, चलो इसके लिए बताओ जरा, इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका रेजिस्टेंस निकालो, फटाफट निकालो, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा? इसका रेजिस्टेंस निकालो फटाफट। देखो कैसे बैंड कैसे बने हुए यहाँ पे। सर 2 1
एक मिनट, पहला कौन सा है? ये वाला पहला बैंड ये है रेड, और सबसे आखिरी वाला कौन सा है? गोल्डन। पहला कौन सा बेटा? रेड कलर। दूसरा वाला बैंड कौन सा है? ब्लू। ब्लू कहाँ है रे दूसरा? वॉयलेट जैसे दिख रहा। वायलेट जैसा नहीं, वायलेट ही है। वायलेट ही है, वायलेट जैसा नहीं है, दूर से नहीं दिख रहा था मेरे को, वायलेट ही है ना। दूसरा वाला बैंड कौन सा है? वायलेट। फिर तीसरा वाला बैंड कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन, कॉपर कलर है ना। और ये फोर्थ वाला कौन सा है? गोल्डन। तो अभी रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका? बोर्ड पे दिख रहा हूँ मैं, स्क्रीन पे भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है क्या? साथ में दिख रही दोनों चीजें? यस सर। हाँ, तो ये पहला रेड, रेड के लिए कितना जाएगा? 2 2। है ना। पहला वाला रेड है, रेड के लिए जाएगा 2। सेकंड वाला डिजिट क्या आएगा? वायलेट, वायलेट के लिए कौन सा आएगा? 7। 7। इट इज 7 इनटू ब्राउन कलर, ये पहला वाला है 10 टू द पावर 1 ओम। यहां तक ओम हो गया ये। हाँ, और फिर प्लस माइनस, अभी गोल्डन कलर के लिए कितना आएगा परसेंटेज टॉलरेंस? 5%। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 27 10 टू द पावर 1 ओम प्लस माइनस 5%, या फिर 270 ओम प्लस माइनस 5%। समझ गए? यस सर। और अगर ये गोल्डन वाली पट्टी नहीं रहती यहाँ पे तो कितना परसेंटेज टॉलरेंस आ जाता? 20। हाँ, अगर ये गोल्डन पट्टी नहीं रहती तो फिर 20% परसेंटेज टॉलरेंस आ जाता है। समझ गए? सर समझ गए? हाँ बोलो। सर ये टॉलरेंस अलग से लिखा जाता है क्या? टॉलरेंस का मतलब यार कि कितना परसेंट कम या ज्यादा करंट उससे दे सकते हो। अगर उससे ज्यादा आप अलाउ करोगे ना तो डैमेज हो जाएगा। कितना वोल्टेज लगा सकते हो, ये भी है टॉलरेंस का मतलब। ठीक है, या ये समझ ले कि इतना रेजिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो उसमें। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर एक ही कलर का बैंड 2 बार हो सकता है? हाँ हो सकता है ना, क्या बुराई है? एक ही कलर के 2 बैंड भी लगा सकते हो ना। ठीक है, सर कंटिन्यू में? कंटिन्यू लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, तीनों एक ही कलर के। और सर जो गोल्डन और सिल्वर है वो भी बात कंटिन्यू हो सकते लगाने हैं? से नहीं है, बात ये है कि आप कितना रेजिस्टेंस लेना चाह रहे हो, कितना रेजिस्टेंस का बनाना चाह रहे हो। आप तो कलर कुछ भी ले सकते हो वहां पे, कॉम्बिनेशन तीनों सेम कलर ले सकते हो, तीनों डिफरेंट कलर ले सकते हो। ठीक है। हेलो, यस सर। देख ये वाले, देख ये वाले में, जैसे ये जो सबसे पहला दिख रहा है, पलट के लगा दिया एक ही। पहले कौन सा कलर आएगा यहाँ पे? पहला डिजिट कौन सा आएगा? रेड है सर रेड। पहला। रेड, रेड के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद कौन सा? फिर गोल्डन। गोल्डन। ये देख इसमें 3 सर ही बैंड है। बाकियों में चेंज भी है। हाँ ना, इसमें देख 3 ही बैंड है यहाँ पे, है ना। फोर्थ वाला है नहीं, तो काउंटिंग कहाँ से आएगी इसमें? ग्रीन से। ग्रीन। ग्रीन से आएगी, ब्लू को नहीं करोगे काउंट। फिर सेकंड वाला कौन सा है? रेड। रेड है कि ब्राउन है ये? रेड है सर। रेड। सर रेड है। पक्का? यार ये इसका कलर कॉपर जैसा नहीं है क्या? कॉपर कलर कौन सा होता है? ब्राउन होता है कॉपर। कॉपर का कलर ब्राउन होता है कि नहीं? रेड, या तो बहुत ज्यादा डार्क रेड बोल सकते हो आप, ब्लड रेड नहीं है ये, है ना। ब्राउन और रेड के बीच का आ गया ये, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, बट कंफ्यूजन है बहुत सारे बच्चों को इस पे। ये इस पे देख, सारे एक 2 बैंड एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी देख इसमें पहला कौन सा आएगा? ग्रीन। ग्रीन। और उसके बाद 2 कौन से? फिर ब्राउन। ब्राउन। और फिर लास्ट वाला कौन सा है? सिल्वर, है ना। गोल्डन। गोल्डन है कि सिल्वर है ये? गोल्डन है सर। गोल्डन है। सर गोल्डन। ठीक है भाई, गोल्डन कलर। इस पे गोल्डन है यार, वो सिल्वर होना चाहिए ये वाला। सिल्वर मतलब व्हाइट कलर, व्हाइट जैसा। ये सिल्वर होना चाहिए, गोल्डन कैसे हो गया? गोल्डन ये वाला रहेगा भाई। ये गोल्डन कलर है, बराबर नहीं दिख रहा है इसको। ये गोल्डन कलर है, देख यहाँ पे ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर रेड और फिर गोल्डन, है ना। समझ गए? तो ऑरेंज के लिए कौन सा आएगा पहले बताओ? बी रॉय। ऑरेंज के लिए कितना आएगा? पहला डिजिट 3। फिर ब्लू के लिए
6, 6, रेड के लिए 2, 2, 10 टू द पावर 2, और गोल्डन कलर के लिए 5%। समझ 5 गए? पर ओके, वेरी गुड। तो अभी बना लोगे, अभी तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें ना। हेलो, कलर कोडिंग में कोई मुश्किल? कलर कोडिंग नो में सर। कोई मुश्किल? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस पेज का आप लोग। पेज नंबर 8 पे आते हैं अभी हम। Now this is page number 8. Next, okay. Change in resistance of wire due to stretching. Change in resistance of wire due to stretching. Change in resistance of wire due to stretching. अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है, ध्यान देना। अभी मान लो ये वायर हमने लिए यहाँ पे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, रेसिस्टिविटी रो, इसको स्ट्रेच कर दिए हमने। ठीक है, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को चेंज कर दिए। अगर लेंथ चेंज करोगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। क्या चेंज नहीं होगा यहाँ पे? रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस? क्या चेंज नहीं होगा? रेजिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। वायर को खींच दोगे तो मटेरियल थोड़ी बदलेगा, वही रहेगा। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है रो इंटू एल बाई ए, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। एक और क्वांटिटी नहीं बदलेगी यहाँ पे, एक और क्वांटिटी नहीं बदलेगी, दैट इज वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। वॉल्यूम भी वही रहेगा, क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, लेंथ बदल रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। इसलिए ए डैश एल डैश, समझ गए, दैट इज इक्वल्स टू वी। वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा बेटा, ठीक है, समझ गए कि नहीं? वॉल्यूम भी नहीं बदलेगा। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर डैश, इसमें अब यहाँ पे हम लोग केस 1 ले रहा हूं मैं। आर डैश विल बी रो इक्वल्स टू एल डैश अपॉन ए डैश, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश इंटू एल डैश। लेकिन ये टर्म आ जाएगा बेटा रो इंटू एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, बराबर है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? और Yes, R इक्वल्स टू किसके बराबर? रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल अपॉन ए इंटू एल, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें रो अपॉन वॉल्यूम जो टर्म आ रहा है ये किसके बराबर है? यहाँ पे रो अपॉन वॉल्यूम, ये जो टर्म है ये किसके बराबर बता सकते हो क्या? यहाँ पे रो अपॉन वॉल्यूम विल बी आर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर है। हेलो, रो अपॉन वॉल्यूम, मैं यहाँ पे रो अपॉन वॉल्यूम की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं आर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल डैश स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपके पास में रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी एल अपॉन एल डैश, नहीं एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट आर डैश की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, समझ गए? नया रेजिस्टेंस कितना होगा ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, समझ गए बेटा? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से। हेलो, बोर्ड पे देखो, हाँ बोलो। और बार बताना केस 1 से। ठीक है, मैं मिटा कर ही बता देता हूँ यार, पूरा रिपीट करने से अच्छा। ठीक है, देख भाई, चल मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे
मान ले इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना होगा अगर L डैश यहाँ पे 2L है, कैसे करोगे बताओ। अगर लेंथ को डबल कर दिया आपने तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अगर ये पुराना रेजिस्टेंस 20 ओम का है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे केस 1 हम लोग ले रहे हैं क्योंकि लेंथ है, एरिया को एलिमिनेट करना है। तो R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ का। तो लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे तो रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा बेटा, ये वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, जवाब दो। यस सर। सो सिमिलरली R डैश की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, सेम मेथड, इट इज एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। इसको भी लिख सकते हैं ऐसा, यस सर। दोनों को डिवाइड कर दें अगर हम लोग यहाँ पे, so therefore R dash upon R, so this will be equals to किसके बराबर आएगा, रो इंटू एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला टर्म कट गया, रो से रो कट गया, कितना बच रहा है, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, R डैश विल बी एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू R। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, अगर ये 2L है तो 2L अपॉन L का होल स्क्वायर इंटू R, इट इज 4 टाइम्स R। 4 टाइम्स R मतलब कितना हो गया, ये 4 इंटू 20 ओम, आंसर विल बी 80 ओम। कितना हो गया इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे, 80 ओम हो गया। समझ गए? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट, कोई डाउट बोलो No, जल्दी sir. से। अच्छा, ये एक तरीका हो गया, अगर मान लो आपने इस तरह से नहीं किए तो और एक और तरीके से कर लो। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक और तरीका बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिए, ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, यस सर। एक और तरीका ये हो जाएगा कि भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, लेंथ को आपने डबल किया तो इससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप निकाल सकते हो। सिंस L डैश A डैश इज इक्वल्स टू L इंटू A, बराबर है, L डैश की वैल्यू हो गई 2L, A डैश इज इक्वल्स टू L इंटू A, L से L कैंसिल, A डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, A by 2 आ गई। सो देयरफॉर R डैश विल बी रो इंटू L डैश अपॉन A डैश, ये हो गया 2L और A डैश हो गया A by 2, so answer will be 4 into L upon rho into L by A, and rho into L by A क्या है यहाँ पे, ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, तो 4 into 20 ohm, and what is the answer here, 80 ohm is the answer। ठीक है, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गया ये तरीका भी? हेलो, Yes, sir. कोई डाउट इस पे, कोई डाउट? सर इसकी हाँ बोलो, इनिशियल स्टेप बताना, कौन सी वाली? स्टार्टिंग की स्टेप। अच्छा, स्टार्टिंग की स्टेप में देख, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना वायर का, तो L डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू L इंटू ए आएगा ना बेटा। वॉल्यूम में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, समझ, अभी समझ गया? यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, पेज नंबर 10 पे आते हैं। पेज नंबर 10 पे स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए क्या? यस सर। अभी हमने रिप्लेसमेंट किसका लिए यहाँ पे, लेंथ का। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिप्लेसमेंट लेते पेज नंबर 10, मान लो यहाँ पे इफ A डैश इज इक्वल्स टू A by 4, तो न्यू लेंथ कितनी हो, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? तो एक तरीका ये है यहाँ पे केस 2,
देखो अभी r इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एरिया लेंथ को एलिमिनेट करना, तो एल ए अपॉन ए इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। एंड सिमिलरली आर डैश की वैल्यू क्या होगी बेटा, रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ए डैश स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर आर डैश अपॉन आर it will be rho into volume upon a dash square into a square upon rho into volume। तो rho into volume कट जाएगा, आंसर will be a upon a dash का whole square। So new resistance will be r into a dash upon a, नहीं इनवर्स रेशियो ये का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो r इंटू ए अपॉन ए बाई 4 का होल स्क्वायर, ये कट गया 16r, तो इट इज 16 इंटू 20 ओम, 320 ओम विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। समझ गए, समझ गए? 2 मिनट सर देखने दो। अब देख ले भाई, यहाँ पे किसको एलिमिनेट कर दी हमने, लेंथ को, लेंथ की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेंथ की जरूरत नहीं थी, लेंथ को एलिमिनेट कर दिए। ओके सर, समझ गया सर। ओके बेटा, समझ गए अभी? कोई डाउट? है क्या? नो सर। ठीक है, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 11 पे ना। ये समझ गए जितना कैलकुलेशन किया अपन ने अभी? कोई डाउट? अब यहाँ पे ओम्स लॉ का हमने स्केलर फॉर्म पढ़ा था, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है। एंड एक और टर्म है यहाँ पे, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, V इक्वल्स टू आर आई। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। सो V अपॉन एल इज इक्वल्स टू रो इंटू आई अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो V अपॉन एल बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रो, और ये बन गया J। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो इंटू J। ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, और ये वाला फॉर्म कौन सा ओम्स लॉ का, ये ओम्स लॉ का है स्केलर फॉर्म। ठीक है, एंड एक और टर्म है यहाँ पे, दैट इज मोबिलिटी, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। मोबिलिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या बनती है, मोबिलिटी बनती है। सो म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम ई होल डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टर्म कैंसिल हो गया। सो मोबिलिटी इज बेसिकली किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू टाउ भी था, सॉरी यहाँ पे इनटू टाउ फैक्टर, ये टर्म होता बेटा मोबिलिटी का। ठीक है, समझ गए? दिस टर्म इज मोबिलिटी। हाँ, ये मतलब क्या? क्या मतलब? ये ये वाला, यस सर। ये ए, ये सर ये
जे सर, जोकर वाला जे। अरे जे मतलब करंट डेंसिटी, भूल गए क्या? करंट डेंसिटी बताया था ना भाई। जे इज करंट पर यूनिट एरिया, इट इज इन एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। याद आया? यस सर। हाँ ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।